हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खिलजी वंश और आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश, इसको हम लोग पढ़ेंगे। शासनकाल इसका कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ईस्वी तक। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है? तुगलक वंश का। लगभग कितनी? 94 वर्षों तक, 94 ईयर तक, 94 वर्ष तक इस वंश ने शासन किया। प्रश्न पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तुगलक वंश का। अब देखिए तुगलक वंश की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, देखिए खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। कौन? मुबारक खिलजी, ये था अंतिम शासक। इसका एक वजीर था, वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, वजीर था। कौन भाई? खुसरो खां। खुसरो खां, क्योंकि ये बेवकूफ़ टाइप का शासक था, अयोग्य शासक था, तो इसके वजीर और एक कौन था भाई? इसका सेनापति कहिए या फिर उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्य सूबेदार कहिए, कुछ भी कह लीजिए, वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक, ये एक सेनापति था गाजी मलिक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का। इसने क्या किया? इसके वजीर खुसरो खां से होकर के मुबारक खिलजी की हत्या करवा दी। और वजीर ये सोचता था कि मुबारक खिलजी के बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन गाजी मलिक ने क्या किया? गाजी मलिक जो इसका सेनापति था, इसने इसकी हत्या कर दी। खुसरो खां जो इसका वजीर था, और खुद गद्दी पर बैठ गया। ऐसे शुरुआत होती है तुगलक वंश की। अब देखिए गाजी मलिक था कौन? देखिए तुगलक वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो इस वंश की स्थापना की है गाजी मलिक। और जब दिल्ली की गद्दी पर गाजी मलिक बैठा तो किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। किस नाम से भाई? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी भाई उपाधि क्या थी? गाजी। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने गाजी की उपाधि धारण की तो वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ पर भाई? मुगल काल में। मुगल काल जब शुरू होता है, बाबर आता है, उसी ने मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल काल में इसके बाद, गयासुद्दीन के बाद, बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। हालांकि उसकी एक और उपाधि है, कलंदर के नाम से भी जाना जाता है वो। लेकिन अगर हम कहें दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले गाजी की उपाधि किसने धारण की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये भाई एक उदारवादी टाइप का शासक था, एक दयालु। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सब इसका दिखावा था। जब इसने खुसरो खां से मुबारक खिलजी की हत्या करवा दी, उसके बाद इसने खुसरो खां की हत्या कर दी। क्यों कर दी? ये दिखाने के लिए कि इसने मेरे राजा की या सुल्तान की हत्या की है। और दिल्ली में ये सबको खबर पहुंचा दी कि अगर खिलजी वंश का कोई योग्य व्यक्ति है तो वो आए और शासन को संभाले। इससे उसने जो मुस्लिम लोग थे उनके दिल में जगह बनाई कि ये भाई चाहता है कि खिलजी वंश का अगर कोई योग्य शासक, योग्य व्यक्ति है तो वो शासन को संभाले। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि गाजी मलिक ने इसलिए ये खबर फैलाई कि अगर खिलजी वंश का कोई भी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति जीवित है तो उसका पता लगाया जा सके और उसको मारा जा सके। इसके बाद हम गद्दी पर बैठे। तो गद्दी पर बैठने से पहले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था भाई? मलिक के नाम से। दिल्ली की गद्दी पर बैठा ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से और गाजी की उपाधि धारण की। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बताइए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए इसने दिल्ली के पास एक शहर बसाया, दिल्ली के पास शहर बसाया।
अपने नाम से। क्या नाम था? तुगलकाबाद। प्रश्न पूछा गया तुगलकाबाद शहर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इसके शासनकाल में इसने एक अच्छा काम ये किया कि डाक विभाग की बहुत अच्छी व्यवस्था की, जगह जगह डाक चौकियां खोली। क्या भाई? डाक विभाग को अपग्रेड कर दिया। डाक विभाग क्या भाई? अपग्रेड कर दिया, यानी कि व्यवस्था ठीक ढंग से व्यवस्थित किया। जगह जगह छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस खोले। और देखिए और क्या किया? सर्वप्रथम नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, हालांकि इसके बाद जो आएगा इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद आएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सबसे अधिक संख्या में नहरों का निर्माण कराया। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। देखिए, इसका एक बेटा था, क्या नाम था? जौना खां। इसका पुत्र कौन था? जौना खां। इसने अपने बेटे को एक अभियान पर भेजा, और कहाँ भेजा? तेलंगाना अभियान पर, कि जाइए आप तेलंगाना को जीत कर आइए। कई उसने अभियान चलाए, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, वहाँ से ये तेलंगाना विजय करके लौटा। तेलंगाना, ये दो महत्वपूर्ण अभियान माने जाते हैं इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक स्वयं भाई कहाँ गया? बंगाल अभियान पर। लेकिन बंगाल अभियान में इसे बहुत कुछ ज़्यादा मिला नहीं। ठीक है, या ये कह लीजिए कि इसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। इसने अपने बेटा को भेजा था कहाँ पर? तेलंगाना अभियान पर, तेलंगाना को जीतने के लिए। स्वयं कहाँ गया? बंगाल को जीतने के लिए। लेकिन बंगाल में ज़्यादा कुछ इसको मिला नहीं। और लौटते समय इसने ये संदेश भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को कि हम आ रहे हैं दिल्ली, और हमें सारी जितनी भी तुम्हारे पास ज़मीन है, भूमि है, उसका सबका लेखा जोखा चाहिए हमें, और आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसका लेखा जोखा, वो सारी ज़मीन हमें दे दीजिए हमारे आने से पहले, और आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। ये संदेश भिजवाया। कहाँ भाई? बंगाल से लौटते समय, जब बंगाल में इसको कुछ नहीं मिला। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब किताब मांगा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। निजामुद्दीन औलिया ने उनको हिसाब किताब नहीं दिया, और ना ही इनको दिया। इसने संदेश भिजवाया, तो उधर से निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ये संदेश भिजवाया कि अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब ये निजामुद्दीन औलिया ने यह कह दिया कि हम आपको ज़मीन का हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे, जो मेरे पास ज़मीन है, भूमि है, उसको हम नहीं देंगे। तो ये बंगाल से लौटते समय इसका जो बेटा था, इसने दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है अफगानपुर। यहाँ पर एक लकड़ी का घर, या फिर कहिए महल बनवाया कि गयासुद्दीन तुगलक यानी इसके पिता जौना खां के पिता आएँ और यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करें, इसके बाद दिल्ली जाएं। तो यहाँ लकड़ी के घर में इनको रेस्ट करने के लिए जौना खां ने रोका इनको। और ये भी कहा जाता कि बंगाल अभियान के लौटने के बाद इनके स्वागत के लिए बनवाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इनका जो पुत्र था जौना खां, ये निजामुद्दीन औलिया के बहुत करीब हो गया था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया एक धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु, सूफी संत थे। और इनसे मिलकर इसने एक साजिश रची। किसने? जौना खां ने और निजामुद्दीन औलिया ने, कि यहाँ पर इसको मार दिया जाए। जब
गयासुद्दीन तुगलक अफ़गानपुर में रुका आकर के लकड़ी के महल में, तो वहाँ पर ये लकड़ी का महल या लकड़ी का घर उसके ऊपर गिर गया और ये दबकर मर गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया और जौना खां की एक साजिश थी। जौना खां ने अपने पिता को मरवा दिया था। बात समझ में आई? ऐसे इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। देखिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो टैक्स था वो 50% यानी 1/2 होता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने भू राजस्व को 1/10 और 1/11 किया। भू राजस्व कितना किया भाई? 1/10 और 1/11 लिया। बात समझ में आ गई भाई? और गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से जन्मा था भाई। यानी कि हिंदू माँ का मतलब ये है कि पिता इसका तुर्की था, बलबन का गुलाम था, और जो माँ थी वो एक हिंदू जाट महिला थी। देखिए कौन कौन से शासक हिंदू माँ से पैदा हुए थे या जन्म लिया था। गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद आएगा फिरोज तुगलक। फिरोज FST, इसको अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं, फिरोज तुगलक। और कौन भैया? मुग़ल काल में देखिए औरंगजेब, शाहजहाँ। ये हिंदू माँ से इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनका पिता तो मुस्लिम था लेकिन इनकी माँ कैसी थी? हिंदू। और भी 1-2 शासक हैं, अभी याद नहीं आ रहा, फिर हम आपको बता दें। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, औरंगजेब और शाहजहाँ, ये 4 तो हैं ही हिंदू माँ से जन्म लेने वाले शासक। ठीक है, अब आगे बढ़े। बताइए भाई, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए। मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा, सबसे अधिक। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण हुए, उसने भी उसका बहादुरी से सामना किया, और गयासुद्दीन तुगलक ने भी इसका बहादुरी से इसका सामना किया। किसका? मंगोलों का। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 आक्रमण हुए, जिनको गयासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया। मंगोलों के 29 आक्रमण हुए, इसीलिए इसे गाजी मलिक, गाजी की उपाधि दी गई। इसे गाजी कहा जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी के महल में दबकर मर गया। ये किसने बनाया था? जौना खां ने। जौना खां एक पनौती टाइप का शासक था। कैसा भाई? मनहूस टाइप का। इसने जो भी कार्य किए वो सब के सब गलत कार्य किए। इसका जो शासनकाल था वो सफल नहीं रहा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे जौना खां था कौन। अब इसको हटाएं भाई। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिक उसका बेटा क्या बनेगा भाई? शासक बनेगा। किस नाम से भाई? बताइए। जौना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? देखिए, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यही क्या था भाई? जौना खां। जौना खां या जूना खां, बात एक ही है। जौना खां एक ऐसा भाई दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, या फिर कहें शिक्षित था। इसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था जौना खां को, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कैसा था? मूर्ख। इसको भाई क्या कहा जाता है? पागल।
रक्त पिपासु, अपनी प्रजा का खून चूसने वाला शासक रक्त पिपासु। ये सबसे ज़्यादा क्या था, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शिक्षित था, लेकिन इसकी नीतियों की वजह से इसे पागल रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पहले क्या था, इसका नाम क्या था, जौना खां। जौना खां के बाद जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा जौना खां, तो किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में शिक्षित व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। इसे क्या कहा जाता है, पागल रक्त पिपासु शासक। और क्या कहा जाता है, स्वप्नशील, स्वप्नशील। इसने भाई ऐसे ऐसे निर्णय लिए, ऐसे ऐसे फैसले दिए, ऐसे ऐसे आदेश दिए जिनको तुगलकी फरमान कहा जाता है। आज भी कहा जाता है तुगलकी फरमान, जिन पर अमल करना बहुत ही कठिन था, घातक था। ठीक है, देखिए अब इसने कौन कौन से कार्य किए बता दीजिए भाई। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ें। देखिए इसके शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया था। अफ्रीकी यात्री, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अफ्रीकी, मोरक्को कहाँ है भाई, अफ्रीका में। सबसे लंबी यात्रा करके कौन आया, इसके शासनकाल में एक यात्री आया जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। इसके शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इसने एक अपनी पुस्तक भी लिखी है, क्या भाई, किताब उल रहला। ये भी पूछी जाती, किताब उल रहला, या कहीं कहीं पर रहला भी लिखा मिल जाता है, केवल रहला। इसकी ये पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और जब ये अफ्रीकी यात्री इसके शासनकाल में आया तो इसने अपना दूत बनाकर इसे चीन भी भेजा था। और इससे पहले इसने क्या, दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब भाई एक न्यायाधीश या जज से अनुमान लगाया जाता है काजी का, मुस्लिम संप्रदाय में अभी भी। ठीक है, देखिए और क्या क्या कार्य किए। इसका सबसे बड़ा, देखिए इसने जितने भी कार्य किए सब सत्यानाशी, यानी कि एक भी निर्णय इसने सही नहीं लिया, इसीलिए ये सफल नहीं रहा। इसने क्या किया भाई, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, ये सबसे इसका गलत निर्णय था। देखिए निर्णय गलत नहीं था, लेकिन किस समय कौन सा निर्णय लिया जाना है ये बहुत मायने रखता है। इसने भाई दिल्ली से कहाँ अपनी राजधानी लेकर गया, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी। और उसका क्या नाम रखा, दिल्ली से देवगिरी जब राजधानी परिवर्तन की इसने, तब उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद, दौलताबाद। ये इसका सबसे गलत निर्णय था। क्यों था, क्योंकि इसने सही समय पर ये निर्णय नहीं लिया। देखिए गर्मी के मौसम में इसने राजधानी परिवर्तन किया। अब दिल्ली कहाँ पड़ता है भाई, उत्तर भारत में। दिल्ली कहाँ पड़ता है, उत्तर भारत में। अब दिल्ली से भाई देवगिरी कहाँ पड़ता है, या दौलताबाद, महाराष्ट्र में। दिल्ली से महाराष्ट्र गर्मी के मौसम में उस समय जाना बहुत ही मुश्किल था, खतरनाक था। 2 से 3 पर्वत पहाड़ पार करने थे, 2 से 3 नदियाँ पार करनी थी, जो कि इसका बहुत गलत डिसीजन था। और इस डिसीजन को लेने के बाद जब ये सबको लेकर गया कहाँ, देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र में, तो आधी जनता रास्ते में मर गई। भूख प्यास से, गर्मी से, धूप से क्या हुई, जनता भाई मर गई। भाई शासक है, शासक के लिए तो हर चीज़ उपलब्ध रहेगी, कहीं भी जाए उसको तो पानी मिलेगा, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा। उस समय तो वाहन भी नहीं थे
और घोड़े और हाथी किसके पास हुआ करते थे? बड़े लोगों के पास, यानी कि शासक थे, राजा महाराजाओं के पास। आम जनता के पास क्या था? कुछ नहीं। इसने क्या किया भाई? पद यात्रा करवाई इन लोगों से, और इतनी गर्मी में। कितनी दूरी है भाई? बहुत दूरी है, दिल्ली से महाराष्ट्र की बहुत दूरी है। और उस समय कोई वाहन नहीं था। गर्मी में, धूप में, भूख प्यास, जब ये पहुंचा तो देखा कि आधी जनता रास्ते में मर चुकी है। अब इसके बाद जब ये दौलताबाद में था तो 1-1.5 साल बाद वहाँ पर सूखा पड़ गई, पानी की कमी हो गई। अब इसने क्या किया भाई? ये जगह सही नहीं, अब फिर कहाँ से चलिए? दौलताबाद से कहाँ आए? दिल्ली। और इसका राजधानी परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि दिल्ली में उस समय मंगोल आक्रमण बहुत थे, और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने दिल्ली से राजधानी अपनी देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। अब भाई बात यह है कि अगर दिल्ली में आक्रमण ज़्यादा है मंगोलों के, तो आप राजधानी परिवर्तन कर देंगे, उससे क्या आक्रमण कम हो जाएंगे? आक्रमण बढ़ ही जाएंगे। तो ये सबसे इसका गलत डिसीजन था, एक बात। अब देखिए दूसरी बात क्या, कि इसने टैक्स, कर में वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र में क्या की भाई? कर में, टैक्स में वृद्धि। भाई अगली इसकी गलत नीति क्या थी? गलत डिसीजन क्या था? इसने टैक्स में वृद्धि कर दी। किस क्षेत्र में? द्वाब क्षेत्र में। गंगा यमुना का जो बीच का क्षेत्र है उसको कहते हैं द्वाब। दो मतलब दो, आब मतलब नदियाँ, दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वाब। उस क्षेत्र में इसने क्या कर दी भाई? टैक्स को बढ़ा दिया। और उस समय, उस वर्ष द्वाब क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, वहाँ पर सूखा था, अकाल पड़ा हुआ था। तो जनता ने वहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया भाई। क्या कर दिया? विद्रोह। अब इसने क्या किया भाई? उस विद्रोह को शांत किया और किसानों के लिए दीवान-ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की, जो क्या था भाई? कृषि विभाग, यानी कृषि की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जब इसने भाई टैक्स में वृद्धि कर दी और वहाँ पर बारिश हुई नहीं, फसल हुई नहीं, तो जनता टैक्स कहाँ से देगी? कर कहाँ से देगी? राजस्व कहाँ से देगी भाई? वहाँ पर कृषि अच्छी नहीं हुई और वहाँ की जनता ने क्या भाई? विद्रोह कर दिया। तो इसने विद्रोह को शांत किया और दीवान-ए कोही नामक एक किसान डिपार्टमेंट की स्थापना की, या कृषि विभाग की स्थापना की, जहाँ पर किसानों की समस्याओं को सुना जाता था और उन्हें सॉल्व किया जाता था। दूसरा, ये सबसे गलत डिसीजन था, टैक्स में वृद्धि। अब देखिए तीसरा क्या था भाई? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने भाई एक मुद्रा जारी की। इसके समय में चांदी की कमी हो गई थी। देखिए इल्तुतमिश जो था उसने 2 तरह के सिक्के जारी करवाए थे अपने शासनकाल में, एक भाई चांदी का और एक तांबे का। क्या भाई? चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 सिक्के जारी करवाए थे इल्तुतमिश ने। और इसने क्या किया भाई? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यानी जारी करवा दी। अब भाई देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, इसको समझ लीजिए। ऐसी मुद्रा जिसका भाई जिस मेटल से ये मुद्रा बनी है उसका मूल्य तो ज़्यादा है, लेकिन भाई जैसे देखिए ये एक 5 रुपए का सिक्का है, इसका मूल्य कितना है भाई? मूल्य 5 रुपए। और ये जो धातु है, धातु, इसका मूल्य क्या है भाई? 5 रुपए से ज़्यादा। ये हो गई सांकेतिक मुद्रा, यानी कि जो मुद्रा जिस धातु से बनी है वो महंगी धातु है, लेकिन उसका मूल्य क्या है? कम है। ठीक है 5 रुपए, लेकिन वह सोने का सिक्का है तो उसकी मेटल की वैल्यू ज़्यादा हुई। तो ऐसी मुद्रा क्या भाई? सांकेतिक मुद्रा। इसने यही किया भाई, तांबे की मुद्रा को प्रचलित करवा दिया, तांबे की मुद्रा को। और ये क्या है भाई? सांकेतिक मुद्रा। और उस मुद्रा की वैल्यू जो थी वो चांदी के टंका के बराबर थी। क्या भाई? इसने जो तांबे की मुद्रा जारी की थी उसकी जो कीमत थी वो चांदी के टंका नामक सिक्के से ज़्यादा थी। तो ये सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ भाई? जब उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, धातु का वैल्यू, तो लोहारों ने क्या किया, लोग इसकी प्रजा ने क्या किया कि अपने घर में भाई सिक्के डालना चालू कर दिए, जाली सिक्के बनाना चालू कर दिए, जाली सिक्के बनाने लगे।
अब भाई जब जाली सिक्के बाजार में ज़्यादा हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था तो डगमगा जाएगी इसकी, तो ये सफल नहीं हुआ। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये रहा इसका असफलता का। ये थे भाई इसके तुगलकी फरमान जो इसने कार्य किए भाई, गलत ही गलत किए। पहले देखिए अपने पिता के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया, वो गिर गया, इसका बाप क्या मर गया। उसके बाद राजधानी परिवर्तन सबसे बड़ा डिसीजन इसका था, सबसे बड़ा गलत डिसीजन था कि उस समय उस गर्मी के मौसम में इसे राजधानी परिवर्तन नहीं करना था। अगर भाई करता तो धीरे धीरे कर लेता भाई, कुछ एक इस महीने भेज दिया, कुछ अगले महीने, कुछ अगले महीने। अब इकट्ठा सबको लेकर जाएगा गर्मी के मौसम में तो जनता तो मरेगी भाई। उस समय कोई साधन था नहीं जनता के लिए। इसने दूसरा सबसे बड़ा दुआब टैक्स में वृद्धि कर दी भाई, सूखा पड़ गई, वहाँ पर टैक्स नहीं दे पाया किसान और उसने विद्रोह कर दिया। उसके लिए दीवान कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की। और तीसरा सबसे बड़ा गलत डिसीजन था इसका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा जारी की और उस पर इसका नियंत्रण नहीं रख पाया। ये ऐसी मुद्रा थी, इस सिक्के पर जो इसने जारी किया था इस पर ना तो कि सरकारी मोहर थी, यानी कि हम अगर कोई सिक्का छाप दें या ढाल दें और सरकार के सिक्के में कोई परिवर्तन ना दिखे तो वो क्या भाई, अर्थव्यवस्था उससे डगमगा जाएगी। हम तो भाई ज़्यादा, अब इसका मूल्य ज़्यादा है धातु का भाई, ये अगर सोने या चांदी की है 5 रुपए की जारी कर दी, इसका मूल्य तो ज़्यादा है तो ये 5 रुपए में चलेगी, लेकिन इसका क्या मूल्य तो ज़्यादा है, धातु का मूल्य ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। तो यही इसने किया था, तो ये सफल नहीं रहा भाई। देखिए जितने काम किए सब गलत सलत, यहाँ पर गलत, राजधानी परिवर्तन ये भी डिसीजन गलत, टैक्स भी गलत, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उससे भी नियंत्रण नहीं रख पाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए भाई, बताइए, कमेंट करिए। देखिए भाई, इसके समय में जो दक्षिण भारत था ये टूटने लगा था, यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हो गई, सबसे ज़्यादा विद्रोह होने लगे थे। कहाँ? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए, जिससे दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं भाई। देखिए, एक राज्य कौन था? विजयनगर। विजयनगर एक नया राज्य स्थापित किया, किसने भाई? जो कि दक्षिण भारत में इसके शासन, इसके वो क्या नाम, सल्तनत से टूटा हुआ एक राज्य था। इसकी स्थापना किसने की? हरियर एवं बुक्का, ये दोनों सगे भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत में ये 2 इंपॉर्टेंट बता रहे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा क्या था? बहमनी राज्य, इसकी स्थापना किसने की भाई? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। और इसकी भाई मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिंध जाते समय थट्टा नामक स्थान पर। कहाँ पर? सिंध जा रहा था ये। और भी इसने कुछ गलत सलत कार्य किए भाई, लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं। इसकी मृत्यु हो गई सिंध जाते समय, सिंध जाते समय। कहाँ भाई? थट्टा में। क्या भाई? मृत्यु हो गई इसकी। क्या भाई? मृत्यु। इसने भाई खुरासान पर भी आक्रमण के लिए फौज लगाई थी, लेकिन ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। पैठ के लिए इतना बहुत है, पैठ के लिए इससे बाहर नहीं आएगा। खुरासान पर आक्रमण करने के लिए इसने 3.5 लाख फौज को लगा दिया और अंत में 1 साल तक वहाँ पर फौज पड़ी रही। उसके बाद
खुरासान के शासक से इसने दोस्ती कर ली, जिससे सैनिक जो थे वो भड़क गए और इसने कहाँ भेज दिए भाई, हिमालय में एक जगह पड़ती है कराचील, वहाँ पर अपने सैनिकों को भेज दिया मरने के लिए। ये ऐसा शासक था, गधा। इसीलिए इसे क्या भाई, पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील कहा जाता है। एक देखिए, एक इतिहासकार हुए बदायूनी, जब ये मरा था तो बदायूनी इतिहासकार ने ये कहा था कि शासक से या इससे जनता को छुटकारा मिल गया और जनता को शासक से छुटकारा मिल गया। ये किसने कहा था, बदायूनी एक इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा था। बात समझ में आ गई भाई? आगे बढ़ा जाए? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई? ठट्टा में, सिंध जाते समय। और ठट्टा में ही इसकी क्या भाई, राज्याभिषेक हो गया। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। इसको FST भी शॉर्ट में कह लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, वो अलग बात है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ठट्टा में, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पर इसका क्या भाई, राज्याभिषेक हो जाता है 1351 में। कब? 1351 में ठट्टा में इसका राज्याभिषेक हो गया। और दोबारा कहाँ पर हुआ? अगले महीने कहाँ पर हुआ भाई? 1951 में ही। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। पहली बार कहाँ? ठट्टा में, दूसरी बार कहाँ? दिल्ली में। बात समझ में आ गई? दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक। बात समझ में आई? आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, इसे खलीफा की तरफ से उपाधि भी मिली थी। खलीफा की तरफ से उपाधि कौन सी उपाधि मिली बताइए भाई? कासिम अमीर उल मामीन ये उपाधि मिली थी खलीफा की तरफ से। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, स्वयं अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है? पूछी जाती है। फतूहात ए फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, फतूहात ए फिरोज शाही। ठीक है, किसी कोई दिक्कत बताइए भाई? इसने बहुत से नगरों का विकास किया, स्थापना की, उनको बसाया, नगरों को बसाया। कितने? लगभग 300 नगरों को बसाया इसने। देखिए, मुख्य देख लीजिए। फिरोजाबाद किसने बसाया? फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर अपने ही नाम से बसा रहा। फिरोजपुर। हिसार हरियाणा। ऐसे कितने? 300 नगरों को बसाया इसने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।
सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अधिक नहरों का निर्माण, सबसे अधिक नहरों का निर्माण नहर निर्माण की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के प्रथम शासक ने नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किया। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जब इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया तो इसने सिंचाई कर भी लगाया। क्या भाई? सिंचाई कर, सिंचाई कर, सिंचाई कर। उपज का कितना? 1/10 भाग। इसने हालांकि टैक्स को कम किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा टैक्स को नहीं बढ़ाया, लेकिन किस पर किया? मुस्लिम लोगों पर टैक्स कम लेता था, लेकिन हिंदुओं पर टैक्स ज़्यादा लेता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई कर किसने लगाया 1/10 भाग उपज का? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। और देखिए कौन कौन से टैक्स थे इसमें। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। देखिए जजिया सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? बताइए भाई, जजिया सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। चला आया भाई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसमें क्या किया भाई? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। प्रश्न पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जकात ये मुस्लिम लोगों पर लिया जाता था, मुस्लिम। खुम्स लूट का माल, लूट का धन। खराज लगान। बात समझ में आ गई? देखिए जजिया सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर जजिया सबसे पहले किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर परीक्षा में अगर वहाँ पर जीएस का भाग है, हिस्ट्री आती है, तो वहाँ पर आने के चांस रहते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत उस एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो। सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर किसने हटाया? बताइए भाई, अकबर ने। इसके बाद औरंगजेब ने फिर से जजिया लगा दिया। और इसके बाद किसने हटाया? लास्ट में, सबसे लास्ट में किसने हटाया था? बताइए। मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। हटाया किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। इसके बाद औरंगजेब ने फिर लगा दिया, औरंगजेब। इसके बाद सबसे लास्ट में किसने हटाया? उसके बाद लगाया ही नहीं गया। फिर किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये उसकी उपाधि थी, रंगीला। ठीक है, बात समझ में आ गई जजिया की? आगे बढ़ा जाए। बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए भाई, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। अशोक के अभिलेख बहुत विस्तार से हमने आपको बताया। अशोक के अभिलेख प्रश्न भी पूछा जाता है। अशोक के अभिलेख कौन कौन से? 2 अभिलेख। एक मेरठ
मेरठ कहाँ है भाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दूसरा टोपरा, टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? हरियाणा, हरियाणा। ये इन दो अभिलेखों को दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से? दिल्ली मेरठ अभिलेख और दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से ने भी जाना जाता है। आगे बढ़ा जाए। इसने भाई सिक्के जारी किए, मिश्रित सिक्के, मिश्रित सिक्के जारी किए, तांबे और चांदी के, तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के जारी किए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने कई विभागों की स्थापना की जहां पर लोगों की मदद की जाती थी। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ये क्या था भाई? गरीबों बेसहारा लोगों की मदद की जाती थी, यहाँ पर दान दिया जाता था, उनकी मदद की जाती थी। और क्या भाई? दीवान उल सफ़ा, दीवान उल सफ़ा नाम से कई अस्पताल खोले, अस्पताल, यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज किया जाता था। इन्होंने क्या भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए बेरोजगार विभाग की स्थापना की। इसके समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, दासों की संख्या, दास, गुलाम, नौकर का, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे अधिक, दास सर्वाधिक थे दिल्ली सल्तनत में, सर्वाधिक। कितने? लगभग 2 लाख, 1,80,000, 1 लाख या फिर लगभग 2 लाख ले लीजिए, 2 लाख। इसने इन दासों के लिए, उन गुलामों के लिए, उन नौकरों के लिए एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए बंदगान, बंदगान। ये क्या भाई था? दासों के लिए विभाग था जहाँ पर दासों की समस्याओं को सुनकर के वहाँ पर हल किया जाता था। देखिए भाई, बंदगान का मतलब क्या है? बंदगान का मतलब एक बार हम आपको बता चुके हैं, गुलाम वंश जब हमने आपको पढ़ाया था। देखिए बंदगाह का मतलब क्या होता है? बंदगाह, बंदगाह, ये इसका मतलब होता है गुलाम। क्या भाई? गुलाम। बंदगाह का मतलब गुलाम, फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में बंदगाह किसे कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। ठीक है। इसने क्या भाई? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और उसे लूटा। वहाँ से करीब 1300 इसने ग्रंथ प्राप्त किए, मतलब वहाँ से हासिल किए। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ने के बाद वहाँ से कितने ऐसे ग्रंथ मिले? 1300। उनमें से कई ग्रंथों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद। और क्या किया भाई? कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की मरम्मत। देखिए कुतुब मीनार पर एक बार बिजली गिर गई थी, उसका ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का फ्लोर था, वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद उसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए। देखिए इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया, कोटला फिरोज शाह, फिरोज शाह
दुर्ग बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। ये था आपका भाई फिरोज शाह तुगलक। बताइए, एक शासक और बचा है भाई, उसको पढ़ना नहीं, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सके, वहां से प्रश्न बने। कौन था भाई? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बाद आता है, इसकी मृत्यु के बाद आता है कौन भाई? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद। ये भी एक अयोग्य शासक था और यहीं से इस वंश का, तुगलक वंश का विघटन हो गया। नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में तैमूर लंग ने क्या आक्रमण किया दिल्ली पर? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश को, दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया, उसका विनाश कर दिया। किसके काल में? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में। देखिए, एक बार देख लीजिए इसको फिर से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 बार किसका राज्य अभिषेक हुआ? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी फतुहात-ए फिरोज शाही। इसके बाद 300 बड़े बड़े नगरों का विकास करवाया, इसने नगरों को बसाया। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, ये इसमें प्रमुख है, पूछे जाते हैं। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने सिंचाई कर भी लगाया उपज का 1/10 भाग। जजिया कर, देखिए जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। और भी क्या थे जो पहले से चले आ रहे थे? अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाने वाला दिल्ली मेरठ अभिलेख और दिल्ली टोपरा अभिलेख कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। इसने मिश्रित सिक्के जारी किए, तांबे और चांदी के। इसके बाद कई विभागों की स्थापना की, दीवान खैरात, दीवान उल सफा, बेरोजगार विभाग, दासों के लिए दीवान बंदगान। क्या भाई? इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा वहां पर और 1300 लगभग ग्रंथ प्राप्त किए। उनका कई ग्रंथों का अनुवाद इसने फारसी भाषा में करवाया। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ठीक है, ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें और तैयारी करते रहें। ठीक है, डेली 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे 10 AM क्लास आती है चैनल पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।